मीडिया 9 न्यूज को अभी सब्सक्राइब करें। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस विशेष शो में। देश के सबसे बड़े केबल नेटवर्क मेट्रोकास्ट, इससे बड़े नेटवर्क के फाउंडर और डायरेक्टर श्री नागेश छाबरिया जी तो इतना बड़ा जो नेटवर्क बनाने का जो सफर है उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। कठिन जर्नी थी, लेकिन जर्नी में मजा भी आता है। सादा काम किया तो मजा आएगा। नवी पीढ़ी बिल्कुल को मोबाइल में ही न्यूज़ देखना है, नवी पीढ़ी को मोबाइल में ही मैच देखना है। लेकिन आज मोर देन 7-8 ईयर हो गए, रूल्स और रेगुलेशन उतने टाइट बने नहीं है ओटीटी के। तभी हमारा उद्देश्य था कि हर घर में कैसे भी केबल टीवी पहुंचाए। तभी हम लोग नफा नुकसान नहीं देखते थे कि हर घर में केबल टीवी आनी चाहिए। जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस विशेष शो में जिसका नाम है सवाल मीडिया 9 का। जी हाँ, आज के इस सवाल मीडिया 9 का कार्यक्रम में हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिन्हें कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। जी हाँ, देश के सबसे बड़े केबल नेटवर्क मेट्रोकास्ट, जो कि न केवल महाराष्ट्र गोवा बल्कि कर्नाटक, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और देश के कई सारे जगहों पर फैला हुआ है, इससे बड़े नेटवर्क के फाउंडर और डायरेक्टर श्री नागेश छाबरिया जी आज हमारे साथ हैं। नागेश जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस विशेष शो में जिसका नाम है सवाल मीडिया 9 का। नागेश जी, सबसे पहले हमारे दर्शकों को आपके इस सबसे बड़े नेटवर्क, जो कि न केवल महाराष्ट्र में बल्कि महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और कई सारे जगहों पर फैला है, ऐसे इस बड़े नेटवर्क के बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा सा बताइए। पहले तो मैं मीडिया 9 का शुक्रिया अदा करता हूं, उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी है। हमारी कंपनी मेट्रोकास्ट नेटवर्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये पहले रिद्धि विजन नाम से शुरू हुई थी और हमने ये जर्नी हमारी कर्नाटका बेलगाम डिस्ट्रिक्ट से शुरू की। तो पहले हमने इन केबल, हिंदुजा ग्रुप का इन केबल कंपनी थी, उनकी फ्रेंचाइजी लेके या डिस्ट्रीब्यूशन लेके हमने ये हमारी जर्नी शुरू की। तो बेलगाम में जब हमने शुरू किया था, हमारा सिटी में कम से कम 106 नेटवर्क थे। छोटे छोटे केबल ऑपरेटर, छोटे एमएसओज, और हम जो पहले 4 या 5 चैनल के छोटे छोटे हेडन लेके अपने मोहल्ले में, अपने एरियाज़ में किया था हम। और हमने तभी 16 चैनल का हेडन शुरू किया और बेलगाम सिटी में फर्स्ट टाइम हमने पे चैनल दिया। तभी एक ही पे चैनल था, स्टार मूवीज़। तो वो लेके हमने उधर हमारी शुरुआत की। एंड इन स्पैन ऑफ 12 मंथ्स सब के सब 106 जो छोटे छोटे ऑपरेटर्स या एमएसओस थे, उनको क्लब करके, उनको कन्विंस करके एमेकेबल सोल्यूशन निकाल के हमने सिंगल हेड एंड बेलगाम सिटी में बनाया विद इन स्पैन ऑफ 12 मंथ्स। और वहाँ से हमारी शुरुआत हुई। और वो शुरुआत उसके बाद अगले 4-5 साल में हमने पूरा NH4 किया। NH4 यानी बॉम्बे से लेके बेंगलोर तक जो हाईवे, हमने वो पूरा रीच किया। क्या बेलगाम से हमने कोल्हापुर किया, कोल्हापुर, सातारा, पूना, बॉम्बे, और उस तरफ हमने किया हुबली, धारवाड़, दावणगिरी, तुमकुर, बेंगलोर तक। क्या बात है। तो केबल टीवी जो बिजनेस है, ये कंटिन्यूस प्रोसेस, और कोई ना कोई नवा आदमी आता है, नवे सिटी करते रहते हैं। तो ये 30 इयर्स का जर्नी है। हमने ये 1995 में शुरुआत की थी। ओके। और गए महीने हमने इसमें 30 इयर्स पूरे की। क्या बात है। तो ये जर्नी जो है हमारी पूरी टीम का एक लॉन्ग जर्नी है। तभी हमारा उद्देश्य था कि हर घर में कैसे भी केबल टीवी पहुंचाए। बिल्कुल, वो बाजू में है, दूर है, 2 किलोमीटर में, 10 किलोमीटर में पहुंचाना एक ही काम था। तभी हम लोग नफा नुकसान नहीं देखते थे कि हर घर में केबल टीवी आनी चाहिए। बिल्कुल। तो ये जर्नी में जो है कंटिन्यूस प्रोसेस में हमारे टीम
अराउंड 850 स्टाफ है, ब्रॉडकास्टर्स है जिन्होंने हमें हमेशा सहारा दिया और प्रॉपर डील्स दिए, और टीम हमारी, लोग हमारे, और ख़ास करके जो कस्टमर्स थे जो आज भी 30 साल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इन सब के लिए ही ये जर्नी सक्सेसफुल है और आज तक चलती आ रही। जी मैं मेरे दर्शकों को एक चीज़ बताना चाहूँगा, जैसे कि इन्होंने कहा कि कस्टमर का सपोर्ट, कस्टमर का आशीर्वाद इनके ऊपर बनाया है, लोगों का आशीर्वाद सपोर्ट इनको ऊपर है, उसी प्रकार से मैं बड़े हर्षोल्लास के साथ बताना चाहूँगा कि सर का आशीर्वाद मीडिया 9 पर है, नागेश जी का आशीर्वाद मीडिया 9 पर है, क्योंकि मीडिया 9 को उन्होंने महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, कई सारे जगहों पर अपने मेट्रोकास्ट नेटवर्क द्वारा पहुंचाया है। इसके लिए मैं उनका एक बार सर मन से धन्यवाद करता हूं कि आपने हमें सपोर्ट किया, मीडिया 9 को सपोर्ट किया। बढ़ते हमारे अगले सवाल की तरफ। सर, आपका ये जो सफ़र है, आपका ये जो नेटवर्क है, जो कि सबसे बड़ा न केवल महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और कई सारे जगहों पर है, तो इतना बड़ा जो नेटवर्क बनाने का जो सफ़र है उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। किस तरह से ये जर्नी शुरू हुई और किस तरह से आपका शुरुआत कैसे हुआ? आप पहले कैसे, क्या थे और फिर कैसे इस प्रकार से आपने इस फील्ड में शुरू किया, बताइए। तो मैं एक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हूँ। अरे वाह, क्या बात तो केबल के पहले मैं कंप्यूटर ट्रेनिंग में था। मैंने एक वर्ष का जॉब भी किया और कंप्यूटर मेंटेनेंस सर्विसेज करके हमने फ्रेंचाइजी ली थी और नेटवर्किंग इंजीनियर्स को तैयार करके हम उनको जॉब देते। तभी अराउंड 94 में इन केबल हिंदुजा ग्रुप ने बॉम्बे में पूरी सिटी को सिंगल हेड एंड से कन्वर्ट किया। तो मैं देखने आया कि कैसे आखे सिटी को कवर होता है। तो उन्होंने चर्चगेट से लेके बोरीवली, मीरा रोड और वो बाजू कल्याण तक सिंगल नेटवर्क बनाया था। तो अगर बॉम्बे में बन सकता है तो दूसरे शहर में क्यों नहीं बन सकता? बिल्कुल। तो वो आइडिया लेके मैंने उनके साथ कोऑर्डिनेट करके उनका डिस्ट्रीब्यूटर बना और बेलगाम में मैंने उसी तरीके का नेटवर्क बनाया। क्या बात है। तो तभी दो ही कंपनीज बड़े थे, एक हिंदुजा ग्रुप थी और सिटी केबल थी, जी की ग्रुप। सिटी केबल मीडिया में रहने से पॉपुलर था कि आखे शहर में सिंगल नेटवर्क होता है। तो कोई भी कंपनी अगर वो टाइप का बिजनेस करते, सब बोलते थे सिटी केबल आ गया। तो बेलगाम में ये जो जर्नी है एजुकेटेड लोगों के लिए ये रफ एंड टफ जॉब है। ये कोई नॉर्मल 9 to 5 टेबल वर्क का बिजनेस नहीं था। बिल्कुल। तो हर मोहल्ले और गली में कोई ना कोई छोटा LCO, केबल ऑपरेटर, वो 100% कोई पॉलिटिशियन से जुड़ा हुआ रहता था, पॉलिटिकल ग्रुप से जुड़ा रहता था, या उसकी मसल पावर रहती थी। स्ट्रॉन्ग जब तक वो नहीं रहता था वो केबल ऑपरेटर नहीं बनता था। तो वो टाइप के लोगों को हैंडल करना, उन्हें कन्विंस करना, उनको साथ में लेके चलना, ये सबसे बड़ा चैलेंज था। बिल्कुल। तो हमने वही काम किया। जैसे बेलगाम में मैंने कहा कि 106 जो छोटे ऑपरेटर्स थे, हम उनको साथ में लिया, उनको कन्विंस किया प्रॉपरली कि एक मॉडल बनाया कि हर जगह वो भी जिएंगे, हम भी जिएंगे, उन्हें भी शेयरिंग मिलेगी, हमें भी शेयरिंग मिलेगी। और ये विश्वास आज तक कायम है, 30 साल के बाद भी कायम है। क्या बात। आज भी मेरे साथ अराउंड 3000 केबल ऑपरेटर जुड़े हुए हैं और ये 1 मिलियन के ऊपर कस्टमर्स को कनेक्ट करते हैं। और ये जो जर्नी है, हर जगह कोई ना कोई हमें पार्टनर सिलेक्ट करना पड़ता था या कोई फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए होता था। तो हमने जैसे बेलगाम में थे, बेलगाम में हम थे इन केबल के डिस्ट्रीब्यूटर। कोल्हापुर में हमने पार्टनरशिप किया माडिक साहब से। सांगली में वहाँ का लोकल नेटवर्क था, हमने उधर पार्टनरशिप किया। तो हर जगह आपको फेयरलेसली काम करते करते आगे बढ़ना पड़ता है, नए आदमी से मिलना पड़ता है। गोवा में अलग लोग टाइप के लोग थे, टेक्नोलॉजी अलग थी, लंबे लंबे घर थे। सिमिलरली ये साइड जब हम
बेंगलोर साइड जाते हैं तो उधर रीजनल कंटेंट ज़्यादा लगता है। तो अलग अलग प्रॉब्लम्स, अलग अलग जो परेशानियां हैं वो जोग्राफिकल ड्रिवन है केबल टीवी में। लेकिन हमें दृढ़ता से, पेशेंस से ये प्रॉपर और वहाँ का लोकल आदमी को समझना पड़ता है, तो ही हम उधर सक्सेसफुल बन सकते हैं कि उधर क्या चाहिए, लोकल कंटेंट चाहिए, लोकल न्यूज़ चाहिए, लोकल चैनल चाहिए। ये सब करते करते हमने ये प्रोसेस किया। इट वाज अ कठिन जर्नी थी, लेकिन जर्नी में मज़ा भी आता है। सादा काम किया तो मज़ा आएगा, जिसमें कोई मुश्किल नहीं है, अड़थले नहीं है, या हम जो भी अड़चन आते हैं वो आस्ते आस्ते कवर करते तो ही जर्नी का मजा आता। और इसमें पूरी टीम, मेरा परिवार, सब मेरे साथ ही थे। जब भी प्रॉब्लम आता था कुछ हम साथ में मिलकर सॉल्व करते थे और वो जर्नी 30 साल की अच्छी तरफ निकल। क्या बात है। यानी नागेश सर का जो प्रवास है, यानी जो सफ़र है, वो एक संघर्ष से भरा सफ़र है। और इस संघर्ष से, जैसे अभी उन्होंने कहा, ये हमारे लिए भी एक नया सीख है कि सफ़र में अगर संघर्ष ना हो तो फिर मजा क्या। ये बहुत बढ़िया बात बताई उन्होंने, क्योंकि सफर अगर अच्छा ही रहेगा, उसमें कोई ट्रैफिक नहीं है, खड्डे नहीं, कुछ भी नहीं, एकदम, तो फिर बोरिंग हो जाता है। लेकिन उसमें कुछ बीच में टर्निंग हो या फिर कुछ हो तो मजा आता है। सर, ऐसी चीज़ों से हमें भी कुछ एक अच्छा ज्ञान प्राप्त होता है। सर, ये बताइए कि अभी नया OTT ट्रेंड आ रहा है, OTT प्लेटफॉर्म्स बढ़ रहे हैं, OTT प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं, इसमें केबल का क्या स्थान, केबल ने अपना स्थान रखा है, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। देखो, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर इज ऑल टेक्नोलॉजी ड्रिवन बिजनेस, सब टेक्नोलॉजी ड्रिवन बिजनेस है। जैसे आप देखोगे, जैसे पुराने ब्लैक एंड वाइट टीवी थी, दूरदर्शन का सिंगल DD1 और DD2 था, उसके बाद वीडियो लाइब्रेरीज का सफ़र आया, लोग VCR और VCP में देखते थे, टेप रिकॉर्डर्स होते थे, ये एब्सोल्यूट होते जाते। बिल्कुल। तो जो वीडियो लाइब्रेरी था, वही आदमी जो ज़्यादा करके जो वीडियो लाइब्रेरी चलाता था वो केबल टीवी में ऑपरेटर बन गया। तो एब्सोल्यूट टेक्नोलॉजी। सिमिलरली DTH आ गए, बिल्कुल 2006-07 के बाद DTH आ गए। तो ये पैरेलली ड्रिवन टेक्नोलॉजी। और इंटरनेट जो चला, इंटरनेट जो ऑल ओवर वर्ल्ड जो पॉपुलर हो गया, और यूट्यूब आ रहा है या व्हाट्सअप चलता है या जो भी नवी टेक्नोलॉजी से, इंस्टा, आजकल तो AI और मेटा भी आ गए। तो टेक्नोलॉजी ड्रिवन बिजनेस में चैलेंज आते रहे। बिल्कुल। बट केबल टीवी क्या हो गया, अभी थोड़ा स्टिकीनेस बढ़ गया कि 30 साल से आदमी की एक स्टाइल हो गई या ज़रूरत हो गई। जैसे न्यूज़पेपर है, लोग 10-15 साल पहले से सुन रहा हूँ मैं, अरे न्यूज़पेपर बंद हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, कैसे चले। लेकिन सिमिलरली आज केबल टीवी भी कम होते जा रहे हैं। नवी पीढ़ी बिल्कुल को मोबाइल में ही न्यूज़ देखना है, नवी पीढ़ी को मोबाइल में ही मैच देखना है। हम लोग की पीढ़ी जो आज 50-60 साल के ऊपर है, वो टेस्ट मैच भी पूरा देखते हैं। 5-5 दिन का टेस्ट मैच देखने का वो लोग ट्रैवल करते थे, जाके स्टेडियम में भी 5-5 दिन देखते थे, उस 50-50 मैचेस देखते थे। आज 20-20 है। लेकिन आज की पीढ़ी है वो खाली मोबाइल पे ऐसा देखते हैं, स्कोर देख लिया, हाईलाइट देख लिया, उनका काम हो गया। बराबर। तो इंटरनेट जैसे पॉपुलर होते गया, इंटरनेट जैसे पॉपुलर हो गया, उसमें इंटरनेट ड्रिवन OTT यानी ऑन द टॉप जो भी तुम्हारा चल रहा है इंटरनेट से, नेटफ्लिक्स है, अमेजॉन है, हॉटस्टार है, सोनी लाइव है। तो जो लीनियर बिजनेस इंडिया के थे वो लोग ने ही OTT पे गया। 2 फॉरेन कंपनीज आ गए जैसे नेटफ्लिक्स और अमेजॉन। बाकी तो जैसे स्टार ने हॉटस्टार किया, सोनी ने सोनी लाइव किया, जी ने ZEE5 किया। तो वो लोग को अपना धंधा बचाने के लिए उन्होंने, जैसे स्टार ने हॉटस्टार कर दिया, जी ने ZEE5 कर दिया। नेटफ्लिक्स और अमेजॉन ये कोविड आने तक पॉपुलर नहीं थे। जैसे कोविड आया, वर्क फ्रॉम होम कल्चर स्टार्ट हुआ, तो इंटरनेट पेनिट्रेशन जो इंडिया में था वो बहुत हाई हो गया। सही बात है। और जो कंटेंट जो OTT में देते हैं उसमें खर्चा ज़्यादा है। नवी पिक्चर जो थिएटर में है वो विदिन 30 डेज 45 डेज OTT कोई ना कोई नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, हॉटस्टार में आ जाती है। बिल्कुल। जो कि केबल टीवी के लिए वो एक लीगल प्रोसेस बनाया उन्हें, 90 डेज के बाद या 180 डेज के बाद ही केबल में नवी पिक्चर आती है। तो जो कंटेंट है, कंटेंट एक ही है जो दोनों को अपार्ट करता है।
सही बात। ओटीटी को अभी तक लॉ या रेगुलेशंस उतना टाइट नहीं किए। केबल टीवी पुराना रहने से उसके ऊपर उसको रूल्स रेगुलेशन एक बॉक्स में फिट कर दिया है कि ये कर सकते हो, ये नहीं कर सकते हो। अभी तक ओटीटी नेटवर्क पे या आईपीटीवी पर ये ओपन है, तो ये दोनों फर्क है। पैरेलली आज चल रहे हैं। जो नवी पीढ़ी है वो ओटीटी की तरफ जा रही है, जो पुरानी पीढ़ी है अबाउ 45-50 वो अभी तक केबल टीवी से है, बट इट इज़ अ माइग्रेटिंग। आज भी केबल टीवी अराउंड 55-60% है, ओटीटी 30-35% है, फ्री डिश 10 से 15% है। तो कॉम्बिनेशन में ये सेक्टर चल रहा है। बिल्कुल, जैसे सर ने कहा कि ओटीटी ने अपना एक स्थान प्राप्त रखा है, लेकिन केबल ने भी अपना एक स्थान प्राप्त रखा है, क्योंकि आज भी कुछ लोग जो अभी जैसे कि सर ने कहा ओटीटी के लिए इंटरनेट की जरूरत होती है, लेकिन केबल के लिए इंटरनेट की जरूरत नहीं होती। बिना इंटरनेट का केबल चल सकता है। नहीं, लोगों को अगर बिना इंटरनेट का देखना तो केबल ही एक पर्याय है। और केबल में आपको कम रेंज में अच्छे खासे चैनल्स कंटेंट देखने को मिलते हैं, लाइव टीवीज जैसे कि काफ़ी सारी चीज़ें। और आजकल मेरे ख्याल से सर केबल में भी ओटीटी आप कुछ दे रहे हो, केबल के साथ साथ कुछ इंटरनेट सब्सक्राइबर्स यानी उसके साथ, तो वो भी एक केबल वालों के लिए एक आजकल क्या है, इंडस्ट्री ड्रिवन है जी। तो हर आदमी अपने सर्वाइवल के लिए उसको जिंदा रहना है तो कॉम्बो ऑफर देता है। बिल्कुल बिल्कुल। हर एमएसओ ऑलरेडी उसने इंटरनेट का आईएसपी लाइसेंस लेके खुद इंटरनेट देता है। एग्जैक्टली, वो उसमें कॉम्बो देता है, तो यानी क्या है, वो केबल भी देता है, इंटरनेट भी देता है, ओटीटी का पैकेज बना के भी देता है। तो ओटीटी में भी छोटे छोटे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं जो थोड़े फ्री है, थोड़े बहुत नॉमिनल मनी पर है, वो करते हैं। कॉम्बो ऑफर भी आजकल चल रहा है समझे। बिल्कुल बिल्कुल। चल रहा है। सर अभी आपने कुछ समय पहले हमारे अपने स्टेटमेंट में कहा कि ओटीटी के ऊपर कानून के बारे में हम लोग चर्चा आप कर रहे थे, तो मैं उस विषय पर आ रहा हूँ कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा अब ओटीटी के ऊपर कुछ सख्त कानून करने का एक प्रयास चल रहा है, जिस पर इनपुट्स ले रहे हैं, जिस पर कानून बनाने का एक प्रयास कर रहे हैं। तो क्या लगता है किस प्रकार से ये कानून लगने चाहिए, किस प्रकार से निर्बंध होने चाहिए कंटेंट के ऊपर, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर? आपका इस पर क्या राय है कि ओटीटी के कानून के बारे में? लेवल प्लेइंग फील्ड जो बोलते हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड हर आदमी इन्वेस्टर को या अपना बिजनेस जो आदमी करता है उसके लिए उसे लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए। आज केबल टीवी हो, आईपीटीवी हो, ओटीटी, वी आर नॉट ऑन लेवल प्लेइंग फील्ड, क्योंकि अराउंड 6-7 साल पहले से ही जो एमएसओस थे उन्होंने मिनिस्ट्री को, ट्राई को, ये लोग ने अपने बताया कि लेवल प्लेइंग फील्ड कीजिए। जैसे 94 से 2000 तक हम लोग देखते थे कि केबल में भी रूल्स और रेगुलेशन नहीं थे, लेकिन 6-7 साल में सबको स्ट्रीमलाइन कर दिया। क्यों स्ट्रीमलाइन कर दिया? कि तभी जो एमएसओस थे या जो लीनियर कंटेंट जैसे जी या स्टार थी, वो लोग ने केबल टीवी को स्ट्रीमलाइन किया, क्योंकि उनका मूवीज़ है, पायरेसी आया, पायरेसी नहीं दिखाओ, या नवा पिक्चर जो आता था वो 180 डेज़ या 60 डेज़ के बाद या 90 डेज़ के बाद ही बेचो। तो इसमें अलग अलग जो लोग थे, पावरफुल लोग थे, वो ये सेक्टर को उन लोगों ने बांधा और प्रेशर डाला गवर्नमेंट को कि केबल टीवी को जल्द से जल्द फ्रेम में डाली, रेगुलेशंस डाल दी। बिल्कुल। केबल टीवी जब आया तो हमको खाली 500 रुपये का लाइसेंस लेके ही बिजनेस करना था, पोस्टल लाइसेंस। ना एंटरटेनमेंट टैक्स था, ना सर्विस टैक्स था, कुछ भी नहीं था। देयर वाज नो अदर परमिशन रिक्वायर्ड। बिल्कुल। जो आज सब वो लोगों ने कर दिए। आज एमएसओ को अपना लाइसेंस लेना है, बिल्कुल, उनको जो भी प्रोसेस गवर्नमेंट के सब करना पड़ता है, गाइडलाइंस एंड पॉलिसीज के पहले नहीं थे। बिल्कुल। लेकिन आज मोर देन 7-8 ईयर्स हो गए कि रूल्स और रेगुलेशन उतने टाइट बने नहीं है ओटीटी के। बिल्कुल। मेरा पर्सनल कहना है क्यों नहीं बने, क्योंकि जो ये लाइन में लोग हैं, बहुत बड़े लोग हैं, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और मीडिया हाउसेस बोलिए या इंडस्ट्रियल हाउस बोलिए, ऑल आर इन्वॉल्व इन दिस सेक्टर। लाइक स्टार इज हैविंग हॉटस्टार, जियो इज हैविंग जियो स्टार, सोनी और जी और आपका जितने भी लोग हैं, तो उन लोग का एक सेक्टर केबल है, एक सेक्टर लीनियर चैनल्स है और एक सेक्टर ओटीटी भी।
इसको बचाने जाएंगे तो ये खराब होएगा, सही बात। ये खराब होएगा तो ये बचेगा। ऐसा करके ओटीटी को प्रेशराइज कोई भी प्रॉपर ढंग से गवर्नमेंट को नहीं किया है कि बाबा इसको एक फ्रेमवर्क में लाइए। बिल्कुल। क्योंकि आज जो एडल्ट कंटेंट ओटीटी में थ्रू इंटरनेट आता है वो केबल टीवी में तो दिखता नहीं है, बिल्कुल। वो जो पिक्चर्स आते नहीं है, तो इसमें तो सब कानून है, लॉकिंग विकिंग जो भी है केबल टीवी में है। तो आज केबल टीवी क्या हुआ है, मैक्सिमम लोग क्रिकेट न्यूज़ चैनल के लिए ज़्यादा देखते हैं। बिल्कुल। वेरेज आज अगर सीरियल देखना है, कंटेंट देखना है तो देखो तो ओटीटी। रीजनल आज अभी तक ओटीटी स्ट्रांग नहीं है, बिल्कुल नहीं है, सही बात। रीजनल में आज जो साउथ के स्टेट्स है, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्रा, केरला, उधर उतना ओटीटी पेनिट्रेशन नहीं है। नहीं। पेनिट्रेशन नहीं है यानी उन्हें कंटेंट है उतना है नहीं, वो लोग यही डब करके दिखा रहे हैं, बिल्कुल। लेकिन कभी ना कभी करेंगे। बिल्कुल। आज जैसे मेट्रो सिटीज में ओटीटी पेनिट्रेशन ही जाए, लेकिन कभी ना कभी ये फ्रेमवर्क आएगा। फ्रेमवर्क गवर्नमेंट को सीरियसली देखना है बिल्कुल। कि कोई भी हम लोग आज मिर्ज़ापुर देखो या उसमें सेक्रेट गेम्स देखो, मनी हाइस्ट देखो, जो चैनल्स में जो आते हैं उसमें थोड़ा सेंसरशिप का वो रोल कम है। और मेरी तो खाली रिक्वेस्ट ये हो सकती है कि लेवल प्लेइंग फील्ड इसमें जल्द से जल्द लाए, जैसे एमएसओस भी प्रॉपरली अपना व्यवहार या बिजनेस चला सके। नहीं तो लेवल प्लेइंग फील्ड कम होने से एक बैलेंस नहीं रहता है, तराजू में एक ऊपर हो जाता है एक नीचे हो जाता है। सही बात है। तो एमएसओ या मिड साइज एमएसओ जो हम बोलते हैं, जो हम लोग के छोटे कंपेयर टू द बिगर प्लेयर्स, दे आर स्टिल वेरी स्मॉल प्लेयर्स। तो हम लोग खाली गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि आप लोग इसमें इंटरवीन करके प्रॉपर रूल्स और रेगुलेशन डालिए, जैसे हमें लेवल प्लेइंग फील्ड मिले। बिल्कुल। और मैं इस माध्यम से मीडिया 9 के ज़रूर हम ये इनका जो रिक्वेस्ट या इनकी जो इनपुट या इनका जो इन्होंने सजेशन सुझाव दिया है वो ज़रूर हम सूचना और प्रसारण मंत्रालय तक पहुंचाएंगे, ताकि उन्हें सूचना और प्रसारण मंत्रालय को भी जब वो कानून बनाएंगे तो डेफिनेटली इनके सुझाव का वो ज़रूर वहाँ पर विचार करेंगे और उस कानून को और किस प्रकार से अच्छा बना सकते हैं उसको बनाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि मैं बताना चाहूँगी कि सूचना प्रसारण मंत्रालय आगे एक कानून के लिए प्रयास कर रहा है, किस पर बनना है, कैसे बनना है, वो तो आगे मंत्रालय निर्णय लेगा इसके ऊपर। सर, अभी आपने कहा थोड़ी देर पहले कि बड़े बड़े लोगों का साथ वगैरह, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, आप मैं मेरे दर्शकों को बताना चाहूँगा कि इतने सिंपल दिखने वाले जो व्यक्ति है वो भी कुछ कम बड़े नहीं है, वो एक अपने आप में बहुत बड़ी हस्ती है और इन्होंने एक बहुत बड़ा नेटवर्क खड़ा किया है। मैं फिर से एक बार रिपीट करूँगा हमारे दर्शकों को, एक इतना बड़ा नेटवर्क जो केवल न महाराष्ट्र में बल्कि महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और देश के और कई जगहों पर फैला हुआ है। तो सर, इतना बड़ा नेटवर्क आपने खड़ा किया। ऐसा कहते हैं कि जब भी कोई हम संघर्ष करते हैं, काम करते हैं, यश मिलता है यानी सक्सेस मिलता है, तो उसके हर यश के पीछे, हर सक्सेस के पीछे किसी महिला का हाथ होता है। तो हमें पता है आपके सक्सेस के पीछे एक सक्षम रणरागिनी यानी आपकी अर्धांगिनी श्रीमती निशा छाबरिया मैडम है, जो कि आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्होंने जो इन्हें साथ दिया है वो साथ को तो यही बताएंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे आपके अर्धांगिनी के बारे में, स्वर्गीय निशा मैडम के बारे में, किस प्रकार से आपके सक्सेस में उन्होंने आपको साथ दिया, क्या कहना चाहेंगे सर? तो निशा जी, उन्होंने वो बॉम्बे की थी, मेरी पढ़ाई और स्टेइंग बेलगाम में था, तो वो साउथ बॉम्बे से थी, लेकिन उन्होंने अपनी जर्नी बेलगाम से ही स्टार्ट की। तो जैसे मैं केबल टीवी में एक शहर से दूसरा शहर करता था, जैसे मैंने बेलगाम किया, बेलगाम पूरा कंप्लीट हुआ, तो उसके बाद जैसे कंप्लीट होता था मैं मेरे वाइफ को, निशा को बोलता था ये अभी तुझे संभालना है, क्योंकि उसमें कंपटीशन नहीं होता था, तो उसको वो हैंडल करना था, वहाँ का प्रॉपर जो एक बार सेट हो गया बिजनेस, ये सेट से चलाना था। एंड शी वॉज डायनेमिक, उसके एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग थे, कलेक्शन में स्ट्रॉन्ग थी, लोगों को बाइंडिंग और स्पीच में, बोलने में, रिलेशन मैनेज करने में उनका कोई मुकाबला नहीं था।
तो जैसे जैसे एक एक सिटी करता था मैं उनको हैंड ओवर करते जाता, तो ये सिटी हो गई, ये तुम देखो, मैं अगले सिटी पे जाता हूँ। तो ये प्रोसेस हमारा चलते रहता। तो जिसे बोलते हैं ना, जब तक एक चीज प्रॉपर देखते नहीं थे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। बिल्कुल। तो अपना माइंड प्रॉपर बिजनेस में कब जा सकता है, जब हमें लगा कि बाबा मेरी वाइफ या कोई राइट हैंड अपना ये धंधा, अपना घर, अपना बच्चे, अपना उनका एजुकेशन, ये सब प्रॉपरली चलता है, तो ही हम पूरा टाइम या पूरा वक्त हम निर्भर से फियरलेसली आगे दे सकते हैं। बिल्कुल। तो मुझे कभी डर नहीं रहता था, कभी इनसिक्योरिटी नहीं रहती थी, टेंशन नहीं रहता था कि मेरे बच्चों को और ये क्या होएगा, बिकॉज शी वॉज टू केपेबल, शी वॉज मल्टी फेसेड, बोलते हैं ना कि एक आदमी एक रहते हैं कि वो एक ही काम कर सकते थे। पर निशा का ये क्वालिटी था कि वो 4-5 टाइप के बिजनेस एट अ टाइम कर सकती थी। क्या बात है। अपार्ट फ्रॉम केबल टीवी वो फैशन डिजाइन का शॉप चलाती थी। अरे वाह। शी इज टू रन गार्डन रेस्टोरेंट। वो उसके फ्रेंड सर्कल मेरे से भी ज़्यादा बड़ा था, अरे वाह। रिलेशन मेंटेन करती थी। तो क्वालिटीज थी, थिंक बिग एटीट्यूड था। निशा बॉम्बे से रहने से वो मुझे हमेशा पुश करती थी, मेरी ज़रूरतें कम थी बिकॉज आई वॉज फ्रॉम अ स्मॉल प्लेस, शी वॉज फ्रॉम अ बिग प्लेस। तो उसको रहता था कि ये भी करना चाहिए, ये भी करना चाहिए, और वो ड्रीम्स को, जो ड्रीम्स है अपने को अगला डायरेक्शन देती और सोच आगे की रहती। उसकी सोच 10 साल आगे क्या होएगा, 20 साल आगे क्या, लॉन्ग टर्म थिंकिंग जो बोलते हैं। शी हैड अ लॉन्ग टर्म थिंकिंग एंड फॉर 30 years ऑफ माई लाइफ शी वर्कड हैंड इन हैंड विथ मी। यानी आज समझो ना, हम लोग दिन में 13 से 14 घंटा दोनों मिलके काम ही करते थे। क्या बात है। सो और उसमें इतनी कैपेसिटी थी कि 8-10 आदमी का काम अकेला कर सकते थे। मेमोरी शार्प थी, हर चीज़ स्ट्रांग होने से मुझे एडिशनल आदमी की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो वो आज नहीं है, तो उसका रोल अभी मेरा बेटा सुमुख छाबरिया को दिया है। वो उसके गुण उसमें है, तो वो केपेबली से हैंडल कर रहा है। बिल्कुल, और करेगा भी, क्योंकि दोनों का आशीर्वाद, दोनों का सपोर्ट, दोनों का ज्ञान सुमुख को है, तो डेफिनेटली वो आगे बढ़ेगा और इस आपके बड़े नेटवर्क को और बड़ा बनाने का जरूर प्रयास करेगा, और हमें विश्वास है कि वो बड़ा बनाएगा। सर, हमारा एक आखिरी सवाल, आप मीडिया 9 के माध्यम से लोग, आपके जो ऑपरेटर या फिर अलग जो ऑपरेटर्स है, केबल ऑपरेटर, सारे ऑपरेटर्स को क्या एक संदेश देना चाहोगे, एक इतने बड़े एमएसओ होने के नाते? आप क्या आज सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, तो लोगों को क्या लगता है, जैसे बिजनेस थोड़ा कम हो जाता है तो बहुत जल्दी नेगेटिव हो जाते हैं कि बाबा ये धंधा ख़त्म हो जाएगा, हम लोग ने इतने साल मेहनत किया है, 25-30 साल मेहनत हमने ये लाइन में डाली है। लेकिन मेरे सब ऑपरेटर्स को, जितने भी लोग हमसे जुड़े हैं या ये सेक्टर से जुड़े हैं, मुझे यही कहना है कि आपकी मेहनत से, आपके कम्युनिकेशन से, आपके टच से आप ये धंधा आज भी अगले 10-15 साल टिका सकते हो। आप निराश होने की ज़रूरत नहीं है। क्या बात है। आपकी जो सर्विस है, कैपेबिलिटी है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, ये टिका के रखोगे और पब्लिक को या कस्टमर्स को अच्छी सर्विस दोगे, तो 100% मुझे यकीन है कि आपका बिजनेस अगला 8-10 साल 100% देखेगा। और पहले थोड़े दिन हमारे में, हर ऑपरेटर में एक मोनोपोली की आदत बन गई, कम काम करने की आदत हुई है। टेक्नोलॉजी में हमने एज ए केबल ऑपरेटर, एज ए एमएसओ कंपटीशन कम देखा है कंपेयर टू अदर सेक्टर। अगर कपड़े का दुकान लोगे या कोई होटल लोगे, एक लेन में 10 दुकानें देखेंगे, एक लेन में 10 होटल्स होते हैं। लेकिन हम एज ए केबल ऑपरेटर वी ऑलवेज लिव्ड, हम हमेशा अपने एरिया में मोनोपोली में जिए। बिल्कुल। तो इससे बाहर आके थोड़ी दृढ़ता से, डिटर्मिनेशन से और मेहनत और टारगेट लेके अगर हम चलेंगे, तो जो भी कस्टमर हमारे से गए, अगर हमने अपना थोड़ा मार्जिन भी कम किया कि कस्टमर हमारे पास आना है, ये दृढ़ता से और ये वर्क और डेडिकेशन से काम करेंगे,
मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ मेरे एक्सपीरियंस से कि हर केबल ऑपरेटर अगले 10-12 साल ये धंधे से पैसा बना के जा सकता है। आपकी ज़रूरत ये सेक्टर में है। आप ही हो केबल ऑपरेटर जो कॉम्बो ऑफर कस्टमर तक दे सकते हो। डेफिनेटली। और मैं हमारे दर्शकों को ये कहना चाहूँगा कि ये जो संदेश केवल मेट्रोकास्ट के नहीं बल्कि सारे केबल ऑपरेटर्स के लिए उन्होंने दिया है, ताकि उनके लिए भी एक मोटिवेशन, एक पावर सर ने दी है। लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। तब तक बने रहिए मीडिया 9 में। धन्यवाद। सर, हमारा एक राउंड रहता है, रैपिड फायर राउंड, जिसमें हम एक छोटा सवाल पूछते हैं, आपको 1 या 2 लाइन में उसका आंसर देना है। सर, आपकी फेवरेट प्लेस जहाँ पे आप वेकेशन में जाना चाहोगे? जब भी टाइम मिलता है मैं बेलगाम भाग जाता हूँ। सर, फेवरेट फूड? संडे स्पेशल रहता है हम लोग का, करी चावल और चूक। फेवरेट सेलिब्रिटी निशा मैडम को छोड़ के? व्हाट इज यू प्रेफर, इंटेलिजेंट और लुक? आप ऐसे क्वेश्चंस पूछते हो हाँ? तो नहीं होएगा ना। यहाँ पर कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, एक आपका पर्सनल, हु इज योर फेवरेट पॉलिटिशियन? देखिए बॉलीवुड की ताजा तरीन खबरें सिर्फ मीडिया 9 स्पेशल बॉलीवुड बुलेटिन में। देखिए ऑटोटेक और पाइए ऑटोमोबाइल और टेक्नोलॉजी की भरपूर जानकारी। देखिए सुबह और रात 10 बजे। देखिए द अनिल खत्ते शो रोज सुबह और शाम 8:30 बजे। हेमास किचन देखिए दोपहर 1 बजे और शाम 6 बजे। आप देख रहे हैं सवाल मीडिया 9 का। नमस्कार। ब्रेक के बाद स्वागत है। हमारा एक अच्छा खासा डिस्कशन, कॉन्वर्सेशन, एक सवाल मीडिया का शो नागेश जी के साथ चल रहा है। मैं फिर से एक बार हमारे दर्शकों को बताना चाहूंगा, आज हमारे साथ है नागेश छाबरिया जी, जो कि मेट्रोकास्ट ये नेटवर्क केवल महाराष्ट्र, गोवा के साथ साथ कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और देश के कई सारे हिस्सों में फैला हुआ है। ऐसे बड़े नेटवर्क के फाउंडर और डायरेक्टर श्री नागेश छाबरिया जी हमारे साथ है। ब्रेक के बाद स्वागत करता हूं सर आपका। सर, हमारा एक राउंड रहता है, रैपिड फायर राउंड, जिसमें हम एक छोटा सवाल पूछते हैं, आपको 1 या 2 लाइन में उसका आंसर देना है। तो सर तैयार है? हाँ। चलो बढ़ते हैं हमारे रैपिड फायर राउंड की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन, सर आपकी फेवरेट प्लेस जहां पे आप वेकेशन में जाना चाहोगे? वैसे तो मेरा फेवरेट प्लेस बेलगाम है। अरे वाह, होम टाउन। क्योंकि होम टाउन है और मैं बॉम्बे में रहता हूँ और घूमते रहता हूँ, तो जब भी टाइम मिलता है मैं बेलगाम भाग जाता हूँ। तो फेवरेट टाउन, दो इट इज बर्थ टाउन, दैट इज ओनली माय हॉलीडे डेस्टिनेशन एंड वर्क डेस्टिनेशन। क्या बात है, ग्रेट। सर, हु इज योर मोटिवेटर? मोटिवेटर्स के लिए हमारे पास 2-3 गाइड्स थे हमेशा, जो गाइड हमारे पास रहते थे जी। तो केबल टीवी में मुझे AK दास करके, अबिन दास जो इन केबल के वो है, और तभी राम पंजाबी करके एक
उनमें एक डायरेक्टर था। अरे वाह। तो उन्होंने मुझे केबल टीवी में कैसे करना, बात कैसे करना, ये सिखाया। और आगे चल के जो है हम लोग जो बड़े बड़े हैं, अशोक जी हिंदुजा और उनके बड़े भाई श्रीचंद हिंदुजा, ये हमारे मेंटोर बने। क्या बात। और उनको देखते देखते उनके प्रिंसिपल्स में हम चले। उनके प्रिंसिपल्स थे वर्क टू गिव, एडवांस फियरलेसली, थिंक लोकल, वर्क ग्लोबल, ये सब प्रिंसिपल्स में, उनके प्रिंसिपल्स पर हम चलते गए। बिल्कुल, यानी आज इस स्टेज पर आकर भी आप अपने मोटिवेटर्स को याद कर रहे हैं, उनको हिंदुजा के लोगों को याद कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात है। सर फेवरेट फूड? तो फूड हम लोग का अपना सिंधी खाना रहता है। अच्छा। जिसको हम कोकी बोलते हैं। कोकी। कोकी यानी आपका थाली पीठ, जैसे महाराष्ट्र में बोलते हैं। वेज नॉन वेज क्या है? आई एम प्योर वेजिटेरियन। ओके। तो वो ये, और संडे स्पेशल रहता है हम लोग का करी चावल और टू, ये अपना फेवरेट डिश। क्या बात है। फेवरेट क्रिकेटर? फेवरेट क्रिकेटर तो पहले देखता था मैं धोनी, MS धोनी के देखा, और युवराज सिंह का फैन था मैं। सर मैं बताना चाहूँगा, अगर आपको कोई क्वेश्चन का जवाब नहीं देना है तो आप पास बोल सकते हो। फेवरेट सेलिब्रिटी निशा मैडम को छोड़ के? तो सेलिब्रिटी में अक्षय कुमार का फैन। अरे वाह, क्या बात है। फेवरेट मूवी? मूवी मैंने देखा है दीवार, पिक्चर अच्छी लगती है। अमिताभ बच्चन जी। अमिताभ बच्चन की दीवार पिक्चर पुरानी अच्छी लगती है, और धड़कन तो पिक्चर देख। अक्षय कुमार की। क्या बात है। फेवरेट हॉबी? आपका हॉबी क्या है? मैं स्पोर्ट्समैन हूँ। अरे वाह। मैं टेबल टेनिस खेलता हूँ। क्या बात है। वैसे तो सब स्पोर्ट्स खेला हूँ मैं, स्नूकर, गोल्फ, क्रिकेट, TT ज़्यादा खेलता हूँ। तो दैट्स माय हॉबी। वेन एवर आई हैव टाइम आई प्ले टेबल टेनिस। सर मैं एक ऑब्जर्व कर रहा हूँ हमारे इंटरव्यू के दरमियान, आप एक स्माइल देके हर सवालों का जवाब दे रहे हैं कि इस क्यूट स्माइल के पीछे का राज क्या है? मेरा सिंपल है कि जो भी, जैसे भी हमें भगवान रखता है उसमें खुशी खुशी में ही चलना है। तो जो टाइम है, वक्त है, अच्छा भी टाइम जाता है, बुरा भी टाइम जाता है। बिल्कुल। लेकिन हम हर चीज़ को पॉजिटिव नोट से लेंगे और अच्छे तरीके से सोचेंगे तो हर चीज़ में अच्छा ही निकलेगी। बिल्कुल, वो सोच के ही आगे बढ़। सर यहाँ पर कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, एक आपका पर्सनल, हु इज़ योर फेवरेट पॉलिटिशियन? पॉलिटिशियन तो आज सबका एक ही पॉलिटिशियन है, प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब। अरे वाह। और महाराष्ट्र में अगर हम लोग डिसीजन मेकिंग ये करके कुछ सीख सकते हैं या नीचे से ऊपर आना है, तो सुशील कुमार शिंदे जी है या शरद पवार जी है, उनसे सीखने को बहुत मिला। क्या बात। कि वो लोग कैसे नीचे से ऊपर जाते हैं, पेशेंस रखते हैं। कि आज इनकी एज रहते हुए भी वो लोग ने छोड़ा नहीं है कि हम लोग ये एज में भी काम करेंगे। बिल्कुल। वो एक सीख देते हैं कि कोशिश करते रहो, टारगेट के पीछे लगो। बिल्कुल। सर आपने अपना ड्रीम तो अचीव कर ही दिया है, इतना बड़ा नेटवर्क खड़ा करके, फिर भी आगे और कुछ ड्रीम? तो ड्रीम बोलने से क्या है कि एक सलाह सब यंगस्टर्स को भी है इसके साथ, कि आज हर आदमी 8 से 10 घंटा काम तो करता है। कोई सैलरीड काम करता है, कोई सोचता है कि मुझे आगे चल के 10 साल के बाद या 15 साल के बाद वाइस प्रेसिडेंट बनना है, CEO बनना है, या कोई बिजनेस करता है, कोई होटल करता है, कोई कपड़े का दुकान डालता है। तो लेकिन बहुत चीज़ों में वैल्यूएशन गेम नहीं रहता। बिल्कुल। तो जैसे आज स्टार्टअप्स होते हैं, हम सुनते हैं, जैसे उबर बन गया, जोमेटो बन गया, तो हर पीढ़ी या हर यंगस्टर को जो बिजनेस में जो टाइम या जो मेहनत करता है उसमें वैल्यूएशन सोच के काम करना चाहिए, इनपुट देना चाहिए। बिल्कुल। तो वैल्यूएशन देंगे तो वैल्यूएशन चेंज में जो शेयर हो, जैसे इन्फोसिस है, तो वो लोग ने वैल्यू क्रिएट किया, उनके सब स्टार करोड़पति बन गए या पैसा बना दिया। सिमिलरली यही टारगेट और अचीवमेंट रहती है कि हम लोग जो भी मेहनत करें उसमें वैल्यूएशन रहे और हमारे स्टाफ, हमारे साथ जो लोग जुड़े हैं वो भी प्रॉस्पर हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो अपना उद्देश्य और टारगेट यही है कि हम लोग कोई भी आगे भी बिजनेस करे, समझो मेट्रो का केबल नहीं है, कोई दूसरा करते, कोई कंस्ट्रक्शन करता है या
कोई दूसरा मैन्युफैक्चरिंग करता है, कि हर जगह वैल्यूएशन क्रिएट होए, वैल्यूएशन चेन सक्सेसफुल होए और उससे लोगों को, देश को उन्नति मिले, कुछ ना कुछ हम लोग का भी उसमें हाथ लगे। बिल्कुल सर, आपके नज़र से व्हाट इज यू प्रेफर, इंटेलिजेंट और लुक? आप ऐसे क्वेश्चंस पूछते हो हाँ, तो नहीं होएगा ना, कैसे आंसर कैसे? कोई बात नहीं, पास। तो हम लोग को अब बोलते हैं ना वो, लुक विद ब्रेन्स, वैसा चाहिए। क्या बात है, ये तो इंटेलिजेंट आंसर है। व्हाट यू लव अबाउट योर सेल्फ एंड व्हाट यू हेट अबाउट योर सेल्फ? आप अपने बारे में क्या पसंद करते हो या क्या ना पसंद? ये चीज़ मुझे पसंद नहीं, अपने बारे में, आपके खुद के बारे में क्या अच्छी लगती है और क्या बुरी लगती है? तो अच्छी लगती है कि मैं गिव अप नहीं करता हूँ। मैं कितनी भी मुश्किलें आए और तकलीफ़ें आए, बिजनेस में टारगेट है तो वो डिटर्मिनेशन से अपना टारगेट को पहुँचने के लिए मेहनत करता हूँ। मुश्किलें हो, कोई चीज़ 3 महीने में हो जाती है, किसको 3 साल लगे, लेकिन अपना उद्देश्य और लास्ट का टारगेट रीच करना है, उसके लिए मेहनत करनी ही पड़ी। तो देयर इज़ नो अल्टरनेटिव फॉर हार्ड वर्क। और ख़राब चीज़ है कि हम लोग थोड़ा लेजी है, एटीट्यूड लेड बैक एटीट्यूड है। लेड बैक एटीट्यूड है अपने लिए एक बुराई है, और थोड़ा सक्सेसफुल होने के बाद आदमी छोटी छोटी चीज़ छोड़ देता है, तो नहीं छोड़ना है। तो मेरा एक एटीट्यूड है कि चलता है ना, चलो चलो आगे बढ़े, लेकिन ये मुझे लगता है कि ये मेरी खराब आदत है। मुझे परफेक्शनिस्ट बनना है कि हर चीज़ आज चलता है एटीट्यूड या जुगाड़ एटीट्यूड, ये थोड़े वक्त के लिए ठीक है, लेकिन आगे चल के परफेक्शनिस्ट ही बनना है। अगर कोई चीज़ प्रॉपर बनना है तो प्रॉपर ही बननी है। अगर किसको कोई खरीदना है, थोड़ा कम ज़्यादा थोड़ी खरीदता है, तो परफेक्शनिस्ट होना है। कोई टीम रहे, अपना एम्प्लॉय रहे, एम्प्लॉय में भी मेरी एटीट्यूड है कि यार चलता है ना, चलो यार 10 का 11 बजे आए चल जाएगा, लेकिन वो उसके लिए भी ख़राब है, हमारे इंस्टीट्यूट के लिए भी ख़राब है, हमारे फर्म के, कि जो प्रिंसिपल्स या जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो हर एक के लिए इम्पोर्टेंट है, वो स्ट्रिक्ट से ही चलेगा तो उसके लिए भी अच्छा। बिल्कुल। तो ये लेड बैक एटीट्यूड हमारे लिए ख़राब है, चलता है ना ये ख़राब है। ये मेरे जो पर्सनल मेरी स्टाइल ही वैसी थी कि यहाँ चलता है चलो लेके चलो। सर हमारा एक आखिरी क्वेश्चन, अगर नागेश जी इस केबल इंडस्ट्री में नहीं होते तो नागेश जी क्या होते? तो मैंने आपको कहा कि पहले मैं कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चलाता था, तो 100% अगर केबल टीवी नहीं करता था तो एक एजुकेशनिस्ट के तरफ से मैं देख सकता था कि मैं स्कूल्स और कॉलेजेस करके वो लाइन में रहता। बिल्कुल। तो ये था हमारा आज का एपिसोड। मैं जाने से पहले फिर से हमारे दर्शकों को बताना चाहूँगा, हमारे साथ मेट्रोकास्ट केबल नेटवर्क जो महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और भारत के और कई जगहों पर फैला हुआ है, इतना बड़ा नेटवर्क, इतने बड़े नेटवर्क के फाउंडर और डायरेक्टर श्री नागेश छाबरिया जी हमारे साथ थे। उन्होंने हमारे सारे क्वेश्चंस के बहुत ही बढ़िया आंसर्स दिए, बढ़िया उत्तर दिए। नागेश जी आप हमारे शो में आए, हमें समय दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। लेकिन शो ख़त्म करने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, आने वाले 17 तारीख को यानी आज कल सर का बर्थडे है, तो मैं सर को, नागेश जी को उनके जन्मदिन पर मीडिया 9 की तरफ से और सारे देशवासियों की तरफ से उनको बर्थडे की शुभकामनाएं देना चाहूँगा। सर बहुत बहुत हैप्पी बर्थडे आपको, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अंत में सर आप हमारे शो में आए, हमें आपका अमूल्य समय दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मीडिया 9 को मेरे तरफ से धन्यवाद। थैंक यू।